रिकॉर्ड ऑन। अब चलिए पढ़ाई करते हैं। आज का डिडक्शन का टॉपिक है। कई लोग को 80D नहीं समझ में आया था कल, तो मैं जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब 80D के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो 80D में सबसे पहली चीज़ तो ये मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। अब ये मेडिकल इंश्योरेंस चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत भी अगर ले सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर कराया हो तो उसका भी डिडक्शन मिलता है। अगर तुमने कोई हाँ सॉरी, अगर तुमने कोई पेमेंट भी किया है ना, शुड बी मेड अदर देन कैश, मतलब जो भी पेमेंट होना चाहिए इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए। हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट आप कैश कर दो, तब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम डिडक्शन 80D में 5,000 रुपये तक का मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है ना। और पेमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, और टैक्सेबल इनकम में से तुमने उसको पेमेंट किया हो। दूसरा नंबर, अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउड होता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को होता है। जनरल के लिए कह लो कि अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, जनरल के लिए वो कितना होता है? 25,000 रुपये के लिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बिलो या लेस देन लिख देता हूँ, लेस देन 60 ईयर, है ना। लेस देन 60 ईयर के लिए 25,000 का डिडक्शन है। एडिशनल मिलेगा 25,000 का इन केस ऑफ पॉलिसी टेकन इन द लाइफ ऑफ पेरेंट्स, ठीक है ना, पेरेंट्स के लिए अगर लेते हैं तो ठीक। अब अगर इसी में अब हम लोग एक पॉइंट और जोड़ेंगे, फाइनली हम लोग को कई पॉइंट्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें हम लोग ये तीसरा पॉइंट बनाएंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर सीनियर सिटीजन हो तुम, अगर कोई सीनियर सिटीजन है। सर ये रोमन अंक में कैसे टाइप किए हैं आप? मैम मैंने 3 बार आई दबाया है, ठीक है। कोई कोई इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये बहुत सिंपल। अच्छा ठीक है, मत हंसो दुष्टो, नहीं पता तो पूछ लिया उसने, बदमाश हो तुम। सीनियर सिटीजन अगर डिडक्शन लेता है तो वो कितना लेता है? देखो यहाँ पे सीनियर सिटीजन अगर हो गए तो तुम 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो इन पॉलिसी इज टेकन, है ना। सीनियर सिटीजन के लिए कितना है? 50,000 के लिए, ठीक। अब इसके बाद चौथा केस जरा देखिए, समझ गई होगी ना मैंने क्या प्रेस किया सुरभि? अब जरा देखो, एडिशनल अब कितना मिलेगा? 50,000, है ना, इन द केस ऑफ पॉलिसी इज टेकन ऑन द लाइफ ऑफ पेरेंट्स हु इज सीनियर सिटीजन, ठीक है। नहीं समझ में आया? यानी कि सपोज करो जनरल कोई भी बिलो 60 ईयर वाला अगर अपने लिए करा रहा है तो 25,000 और एडिशनल 25,000 मिलेगा अगर उसने पॉलिसी टेकन फॉर पेरेंट्स। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हुज होगा ना, हुज एज बिलो is below 60 years. लेस देन 60। अगर पेरेंट्स की उम्र भी अगर 60 ईयर से कम है तो 25,000 ही मिलेगा। अगर बंदा खुद क्या है, अच्छा हुज में 60 years ये पोस्ट से ऊपर ऑफिस है। नहीं ना होगा? नहीं सर, WHO सही, ओके। तो अब देखो, अगर अगर सीनियर सिटीजन अगर तुम खुद हो और तुम अपना तुम पॉलिसी ले रहे हो तो फिर 50,000 का रिडक्शन मिलेगा। अगर तुम खुद सीनियर सिटीजन हो प्लस अपने पेरेंट्स का भी करा रहे हो जो भी सीनियर सिटीजन वो भी हैं, तो 50,000, इन दोनों मिला के 1,00,000 रुपए। एग्रीगेट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन नॉट बी एक्सीड 5,000। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट मतलब चाहे तुम सबका मिला के, अपना हो, वाइफ का हो, हेल्थ हो, पेरेंट्स का फैमिली, हो। है ना, फैमिली हो गया, है ना, और पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, सॉरी, एंड पेरेंट्स सब मिला उला के 5,000 से ज़्यादा का डिडक्शन मिलेगा नहीं। अब इसमें एक नोट आपको समझने लायक है, एट एनी केस, एट एनी केस, है ना, डिडक्शन
अंडर सेक्शन ATD 80D should not exceed 1 lakh rupees. should not exceed 1 lakh rupees. किसी भी हालत में 80D का डिडक्शन 1 लाख से अधिक नहीं मिल सकता। तो मेरे ख्याल से कल का जो थोड़ा कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कल हम लोग काफ़ी इधर उधर किया और इवन IT ऑडिटर खुलने में बहुत टाइम लगा, तो कई लोग का माइंड डाइवर्ट हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्यों सत्यम? अब ये प्रॉपर हाँ सर, आप तो क्लियर। अब क्लियर हो गया, चलिए। अब हाँ, एक और चीज़ होती है। अब इसमें जैसे थ्योरी में यहाँ पे जो सब कुछ लिखा था, यहाँ पे एक पॉइंट की कमी थी। वो पॉइंट क्या कमी थी? इफ एनी मेडिकल related expenditure done on senior citizen, है ना, then 80D is applicable. ध्यान रखना, यानी कि अगर मेडिकल रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर भी होता है सीनियर सिटीजन के केस में, सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन, है ना, देन 80D इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तब भी 80D एप्लीकेबल होगा। जैसे आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, आपने मेडिकल पे कुछ खर्चे किए थे, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये पॉइंट एक ऐड कर दिया। अब ये 80D का डिडक्शन हमारे थ्योरी में कंप्लीट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80DD, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो। चलिए, कोई नहीं कंफ्यूजन है। सर अगर कोई ये पूछे कि 80D टोटल डिडक्शन कितना मिलता है, मतलब सीनियर सिटीजन और जनरल अलग अलग ना करके, तो हम क्या बताएंगे? नॉर्मली आप अगर नॉर्मली कोई ये पूछता है कि 80D, नॉर्मली कोई पूछता है 80D में मैक्सिमम डिडक्शन कितना अवेलेबल है, तो उसमें तुम बोल सकते हो 1 लाख रुपीज। हाँ ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब उसने बोला सर कैसे, तब तो तुम्हें एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर जनरल पीपल हैं, हाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ जनरल पीपल हैं, अगर पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन है, तो ये सारे चारों पॉइंट्स तुम्हें बताने पड़ेंगे। ठीक है ना? ठीक, अब 80DD स्क्रीन शॉट ले लें उसका। सर नीचे करेगा, उसका स्क्रीन शॉट ले लें। रुक जाओ और छोटा कर दे थोड़ा, पूरा नहीं है। हाँ अब लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80DD, 80DD जो देखिए क्या है, 80DD में लिख रखा है वो, ये डबल डी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म हम लोग क्या पढ़े थे भाई कल सत्यम? दवा दवा दर्पण। दारू। सत्यम ठीक हो गया, लेकिन ये हमें अब है गड़बड़ बोल दी है। चलिए ठीक है, अब है क्या दवाई दर्पण? इसमें है क्या, अगर तुम इलाज कराते हो, किसका इलाज कराते हो? अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो या ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट, अगर अपने डिपेंडेंट का रिहेबिलिटेशन पे या उनकी ट्रेनिंग पे, जो भी मेडिकल से रिलेटेड है ना, बीइंग पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो बंदा डिसेबिलिटी से फेस कर रहा है, पेड एनी अमाउंट, चाहे तुम कितना भी अमाउंट पेड करो, अंडर अ स्कीम ऑफ UTI, LIC, एनी अदर इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस और डिसेबल डिपेंडेंट, होता है ना कि उनके डिपेंडेंट के रख रखाव के लिए या समथिंग के लिए तुमने फ्यूचर के लिए उनके LIC में भी तुमने कुछ पेमेंट किया हुआ है, ताकि भविष्य में उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहे, तो ऐसे केस में 80DD का डिडक्शन मिलता है। एग्जैक्टली ये है किसके लिए? मेनली ये सेक्शन तो वैसे ट्रीटमेंट के लिए है, और अगर डिसेबल डिपेंडेंट है कोई, और डिपेंडेंट में यहाँ पे सीधा सीधा बोला है रिलेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो डिपेंडेंट बाहरी भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, और उसके इलाज पे अगर खर्चा कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको डिडक्शन देखिए कितना मिलेगा। पहला तो ये डिडक्शन इंडिविजुअल HUF के लिए है, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन 75,000 मिलता है, और अगर हायर डिडक्शन 1,25,000 है, अगर बंदा
80% या उससे ज़्यादा डिसेबल है। और इसमें एक और बात आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसमें जो बोला जाता है कि नॉर्मली इनकम टैक्स डिसेबल किसको मानती है? नॉर्मली इनकम टैक्स डिसेबल उसे मानती है जो 40% या उससे अबव डिसेबल है ना। 40% से नीचे तो किसी को डिसेबल मानती ही नहीं है। और 80% Yes, sir. 40% से अबव होगा तब तो 75,000 का रिडक्शन मिलेगा, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। और 80% या उससे ज्यादा डिसेबल है देन 125, यानी वो सेवर्ड गंभीर रूप से डिसेबल है, तो ऐसे में 1,25,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, Yes, sir. तो ये भी सेक्शन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। सर ये केस नहीं समझाया, क्या चीज? मतलब समझ में नहीं आया सर, मतलब ये किस चीज के लिए? कोई भी बंदा डिसेबल है, मान लो विकलांग है या डिसेबिलिटी, मतलब किसी भी तरीके से, मतलब डिसेबल है, विकलांग है, होता नहीं है मानसिक रूप से भी अगर कोई बीमार है या समथिंग है, मतलब वो एक तरीके से अपना ख्याल नहीं रख सकता है, तुमने उसको सर तो वो अपना रिलेटिव होना चाहिए या फिर कोई भी तुम जैसे फॉर एग्जांपल तुम रास्ते में कहीं जा रहे थे, तुमको कोई ऐसा बंदा तुम्हें मिला, तुमको लगा है उसको थोड़ा देख रेख हमें करना चाहिए, तुमको उस पर दया आ गई जो भी है, और तुम उसको घर पे ले आए, उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो, समथिंग करा रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ऐसा कोई भी काम करेगा सर आपको 80 का डिडक्शन हम देंगे, ठीक है ना, वेदर दैट इज रिलेटिव और नॉट। कई लोग की फैमिली में इस अच्छा। तरह के बंदे होते हैं, तो उनके इलाज पे तो यार खर्चा तो होता ही, उनके देख रेख पे काफी खर्च होता है ना, मेंटेनेंस पे भी, यस सर, तो इसीलिए डिडक्शन गवर्नमेंट ने दे रखा है। यस सर। और अगर सेवर डिसेबल है तब तो 1,25,000 का डिडक्शन है, अगर किसी की फैमिली में इस तरह का कोई बंदा है तो। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे डीडीबी की। डीडीबी क्या कहता है, इसका फुल फॉर्म क्या था भाई, कोई बताएगा? डरावनी डरावनी बीमारी। बिल्कुल सही, डरावनी डरावनी बीमारी। तो इसका मतलब है कि अगर सपोज करिए कोई भी incurs expenditure for medical treatment of a specified disease। सवाल उठता है सर ये स्पेसिफाइड डिजीज क्या होता है? स्पेसिफाइड डिजीज बेसिकली वो डिजीज है जो इनकम टैक्स ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। अगर वो चाहे तो असेसी हिमसेल्फ, यानी असेसी जो टैक्स पेयर उसको खुद को ये बीमारी, इस तरह की कोई बीमारी है, या डिपेंडेंट रिलेटिव, इस बार देखो साफ साफ बोल रखा है, इस बार डिपेंडेंट रिलेटिव की बात की है, ये या तो डिपेंडेंट रिलेटिव को हो, तो ऐसे में 80 का डिडक्शन मिलेगा उस बंदे को। द असेसी सेल सबमिट अ सर्टिफिकेट, और इसके लिए इस डिडक्शन को पाने के लिए असेसी को एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो सर्टिफिकेट किससे लेंगे, वो अगर न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट से, ऑन्कोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से, हेमाटोलॉजिस्ट से, इम्यूनोलॉजिस्ट से, और सच अदर स्पेशलिस्ट, जैसे कैंसर भी इसकी जद में है, तो इस तरह के इलाज, जाहिर सी बात है बहुत खर्चा होता है इन सब चीज़ों के ऊपर, तो ऐसे केस में चाहे वो असेसी को हुआ हो खुद को या फिर उसके रिलेटिव को हुआ हो, तो अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल एचयूएफ अमाउंट ऑफ रिडक्शन 40,000 मिलेगा, और 1,00,000 रुपीज इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 1,00,000 का डिडक्शन उठा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी पॉइंट सब लोग को समझ में आ गया था। ये हेमाटोलॉजिस्ट की स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ ये होगा, ठीक। तो ये रहा हमारा डी सेक्शन, यानी हेल्थ से जो रिलेटेड सेक्शन था, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए 80D पढ़ लिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में दवा बोलते हैं, दवाई दर्पण बोलते हैं, डरावनी डरावनी बीमारी बोलते हैं। तो ये 80D हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगला सेक्शन पे हम लोग आते हैं। अभी तक के सेक्शन में कुछ पूछना है तो बताओ। नाउ सर। रिलेटिव। अब हम लोग आते हैं 80E पे। व्हाट इज 80E? ई को हम लोग ऐसे फॉर्म करेंगे, ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन, एग्जैक्टली। हालांकि इसमें डिडक्शन एजुकेशन का नहीं है, एग्जैक्टली किसी ने भी अगर एजुकेशन लोन लिया हो, क्या लिया हो, एजुकेशन लोन, तो वही लिखा है टेकन अ लोन फ्रॉम एनी बैंक। किसी भी बैंक से अगर तुमने एजुकेशन लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, और एन अप्रूव्ड चैरिटेबल, किसी भी अप्रूव्ड चैरिटेबल संस्था से कुछ भी लोन लिया हुआ है, तो ऐसे केस में देन लोन वाज टेकन और फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग हायर एजुकेशन। और हाँ, वो लोन किसके लिए लिया हो, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन सब लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, किसे कहते हैं हायर एजुकेशन? ग्रेजुएशन।
10+2 के बाद की जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन। बिल्कुल सही। तो 10+2 के बाद जो भी आपका पढ़ाई है उसको हायर एजुकेशन में लाते हैं, और उस केस में अगर आपने उस लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज दे रखा है, पेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन, है ना। पेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन, कोई भी इंटरेस्ट अगर आप उस पर पेड करते हो तो उसका रिडक्शन मिलेगा। वो इंटरेस्ट चाहे जितना अमाउंट है, यहाँ कहीं अमाउंट की लिमिटेशन की बात तो है ही नहीं, है ना। सपोज करो अब यस यस सर। MBA या समथिंग करने के लिए सपोज करो तूने 15 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट बन गया मान लो 10% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए, तो आराम से आप 80 में डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन सवाल उठता है इस डिडक्शन का फायदा तुम कब तक ले सकते हो। तो यहाँ दे रखा है अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल। पहली चीज तो ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए, है ना। अमाउंट ऑफ डिडक्शन दे रखा है, अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन तुम दोगे तुम उतने का डिडक्शन ले लेना, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ऑफ 8 consecutive ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द assessment year in which the first repayment was made। तो देखो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि है क्या, इसमें रिस्ट्रिक्टेड है टू अ मैक्सिमम, यानी कि इसका रिडक्शन हम मैक्सिमम 8 सालों तक ले सकते हैं। लेकिन वो 8 साल कब से काउंट किया जाएगा, जब से तुमने पहला इंस्टॉलमेंट जमा किया, पहला रिपेमेंट जैसे तुमने स्टार्ट किया उस दिन से लेकर के 8 साल तक तुम रिडक्शन ले सकते हो। जैसे बहुत सारे लोन होते हैं ना, MBA के लिए जो लोन मिलता है उसमें जैसे मान लो आज तुमने लोन लिया, फिर MBA की पढ़ाई में 2 साल लग जाता है, फिर 6 महीना एक्स्ट्रा देती है बैंक, जॉब लोग लगने में भी आपको समय लगेगा, तो 6 महीना और, मान लो 2.5 साल बाद से वो लोन की EMI स्टार्ट होती है। तो 2.5 साल बाद से अगर लोन की EMI स्टार्ट हो रही है तो जब से EMI स्टार्ट हुई तब से 8 साल तक आप इस 80E का डिडक्शन लोगे, ठीक। तो ये भी यस सर। ये अगर भी सर हम साल बोलो में अगर लोन दे रहे हैं तो क्या चीज। 4 साल में मान लीजिए हम लोन अगर पेड कर दे रहे हैं, हाँ तो 4 साल तक आप इंटरेस्ट आप उसका डिडक्शन ले लीजिएगा। 4 साल में जितना पेड करोगे उतने ही का ना डिडक्शन लोगे। अब 4 साल में तुमने पेड कर दिया तो यानी कि 4 साल में तुमने इंटरेस्ट भी दे दिया, हाँ, है ना। अब उसके बाद तो तुम्हें देना नहीं है, तो इसमें साफ साफ है इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी तक मिलेगा जब तक आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, और मैक्सिमम 8 ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो जाए। सर अगर हम मंथली या क्वार्टरली EMI का पेमेंट कर रहे हैं तो पूरे साल का जोड़ के करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि आप अपने क्वार्टरली अगर पेमेंट मंथली आप पे, नॉर्मली तो EMI तो मंथली दिया जाता है ना। तो अगर 12 महीने में, मंथली होता है ये। हाँ मंथली होता है नॉर्मली, तो 12 महीने का देख लो टोटल कितना। तुम लोग याद है एक्सेल में करते थे PMT IPMT PPMT, यस सर यस सर। प्रिंसिपल अलग कर लेते थे, इंटरेस्ट अलग, तो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट जोड़ लो, उतने का डिडक्शन तुम्हें मिल जाएगा 1 साल के अंदर, ठीक। यस सर। तो 80E में किसी को भी कुछ भी, मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा कंफ्यूजन, बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है ये, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, एनीबॉडी। चले, कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, 80G। व्हाट इज 80G? 80G को समझते हैं। 80EE दिया है हम लोग में। EEE है सर। चलो अच्छा ठीक है, 80EE है, तो 80EE मेरे पास तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 80EE को हम लोग नेट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। यस सर। EEE ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। चलिए अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए 80E का क्लियर टेक्स्ट में पढ़ते हैं, इसमें अच्छा होगा। देखिए 80EE सेक्शन 80EE इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो इन्होंने ऑन होम लोन के लिए जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है उसका एकदम अलग कर दिया, कि अगर सपोज करो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे आप 80EE में डिडक्शन ले लो। जैसे 80E क्या था, एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट था, 80E किस पे है, ये इन्होंने बनाया है किसके ऊपर, होम लोन के ऊपर। होम लोन।
So section 80EE allows income tax benefit on the interest portion of the residential house property loan availed from any financial institution. You can claim a deduction up to 50,000 rupees per financial year as per this section. इस सेक्शन से अगर आप डिडक्शन लोगे तो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन आप ले सकते हो. You can continue to claim this deduction until you have fully repaid the loan. जब तक आप पूरी तरह से लोन नहीं पेमेंट करते तब तक इसका डिडक्शन का फायदा उठा सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज फीचर ऑफ 80EE. तो 80EE का देखो, यू कैन क्लेम दिस डिडक्शन. यहाँ पे दे रखा है 80 का डिडक्शन कौन कौन ले सकता है. एलिजिबल क्राइटेरिया पहली चीज तो इंडिविजुअल ले सकता है. डिडक्शन अंडर सेक्शन this section available only to individual. This means if you are HUF, अगर आप HUF हो, क्या हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, कंपनी हो और एनी अदर काइंड ऑफ टैक्स पेयर, यू कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. अमाउंट लिमिट, द डिडक्शन अप टू कितना मिलेगा 50,000 इज ओवर एंड अबव 2 लाख रुपीज लिमिट, है ना. यानी उस 10 लाख के अलावा, इसका मतलब समझ रहे हो, अंडर द सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो बहुत अच्छी बात है भाई ये तो. क्यों सत्यम, हम लोग अच्छा ये सर अलग से मिल अलग तो है, मैंने सोचा उसमें नहीं ले रहे हैं. तो खैर 50,000 यानी कि हमने इनकम 24A सबने पढ़ा था. यस सर. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 24A में हम लोग को 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में 30% ऑफ NAV. बिल्कुल. और 24B में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख रुपए मैक्सिमम मिलता था. और अगर उससे ज्यादा तुम मान लो तुम 2.5 लाख 3 लाख इंटरेस्ट दे रहे हो तो 50,000 रुपए का और डिडक्शन का फायदा 80EE में उठा सकते हो. ये तो बहुत अच्छा सेक्शन है. क्यों. अब यहाँ पे रीड मोर अबाउट डिडक्शन 2 लाख. तो 2 लाख वाला डिडक्शन आप लोग पढ़ चुके हो तो उसको नहीं पढ़ना है हमें फिर से. अदर कंडीशंस टू क्लेम दिस डिडक्शन, यू शुड नॉट ओन एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ द सैंक्शन ऑफ अ लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली. यानी कि तुमने कोई और हाउस प्रॉपर्टी ना ली हुई हो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. जो लोन तुमने लिया है, लोन लेने के बाद तुम दूसरा कोई हाउस प्रॉपर्टी ना लो. अगर दूसरा हाउस प्रॉपर्टी तुम ले रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो तुम्हें डिडक्शन की क्या जरूरत है. एक घर लिए थे, इसके बाद फिर एक और घर ले रहे हो, तो बहुत पैसा है तुम्हारे पास, तुमको डिडक्शन की कोई जरूरत नहीं है. कंडीशन टू बी मेट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन. पहली चीज वैल्यू, हाँ ये सब थोड़ा पॉइंट है. The value of house should be 50 lakh rupees और less. 50 लाख या उससे कम का होना चाहिए प्रॉपर्टी. यानी 2 BHK हो सकता है, 2 BHK से ज्यादा ना हो. 3 BHK नहीं आएगा 50 लाख के अंदर. क्यों सत्यम. हाँ सर. 35 लाख उसका लोन होना चाहिए और 50 लाख का वो, उसमें भी यही थी. की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और लोन किसी भी हालत में 50 लाख से ज्यादा, सॉरी 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. ठीक है. हाँ. The loan must be sanctioned by a financial institution or housing company, finance company. ठीक है. Financial institution मतलब बैंक. The loan must be sanctioned between 1st April 2016 to 31st March 2017. ये तो बड़ा पॉइंट है. बस इसी हाँ साल सर. ये तो बड़ा बेकार 1/4/16 से 31/3/70. बेकार सेक्शन हो गया. As on the date of the sanction loan, no other house property must be owned by the you. अच्छा, as on the date, loan must be sanctioned between इतने के बीच में. तो यानी इन्हीं जो जिन्होंने लोन इतने से इतने के बीच में लिया है ना, उन्हीं लोग को इसका फायदा मिलेगा. तो बहुत ही लिमिटेड पर्सन के हो चुका, जो स्पेसिफाइड पर्सन थे उनको मिल चुका. हाँ, तो तुम लोग को नहीं मिल पाएगा. अब देखो 80E कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 13-14 से इफेक्टिव हुआ है और इट वाज अवेलेबल फॉर ओनली 2 इयर्स. 13-14 और 14-15 के लिए पहले था. द डिडक्शन अलाउड अर्लियर वाज लिमिटेड टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज. पहले इसका अमाउंट लिमिट भी कम, कितना था, मैक्सिमम था 1 लाख रुपीज, तो अच्छा खासा था. वाज अवेलेबल फॉर 2 फाइनेंशियल